नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। यूं तो हर दल के अपने अपने सेनापति हैं जिनकी अगुवाई में चुनावी संग्राम लड़ा जाता है। संग्राम के सेनापति में हम ऐसे ही सियासी शख्सियतों के किरदारों की पड़ताल करते हैं जिनमें चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता होती है। ये लोग खास जनाधार होने के कारण जनता जनार्दन में विशेष स्थान रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम उन बड़े चेहरों की रणनीति और राजनीति को आप तक पहुंचाते हैं जो इस चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरू करते हैं संग्राम के सेनापति। और आज संग्राम के सेनापति में बात करेंगे गुजरात के सियासी संग्राम और यहां के अपने दलों के लिए सेनापति की भूमिका निभाते कद्दावर नेताओं की, जिनके पास एक बड़ा जन समर्थन और जनाधार है। पिछली दो बार की तरह इस बार भी गुजरात में ये चुनाव खास होने वाला है। गुजरात में पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा को क्लीन स्वीप मिला और दोनों ही बार कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। गुजरात ने पिछले दो लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में भाजपा को राज्य की 26 में से 26 सीटें दी थी। इससे यह जाहिर होता है कि गुजरात की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल पर अटल विश्वास करती आई है। भाजपा के लिहाज से एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस चुनावी रण में बिना मतदाताओं के बीच से गुजरे ही गुजरात में पहला कमल खिल गया है। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर मुख्य विपक्षी कांग्रेस का फॉर्म खारिज होने और अन्य सभी उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। आम चुनाव 2024 के सियासी संग्राम में भाजपा का गढ़ बेहद सशक्त नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है गुजरात के सियासी संग्राम में भाजपा के सेनापति। आम चुनाव कई मायनों में गुजरात के लिए खास रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भी गुजरात ही है। ऐसे में गुजरात के सियासी समर पर सभी की निगाहें टिकी हैं। परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में वर्ष 2019 और 2014 के आम चुनावों में भाजपा ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं विधानसभा चुनावों में भी सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने वाली भाजपा के बड़े जनाधार के पीछे की बड़ी वजह मोदी मैजिक फैक्टर और डबल इंजन सरकार का भरोसा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की स्थिति काफी सशक्त नजर आ रही है। ऐसे में गुजरात के लोकसभा के सियासी संग्राम में भाजपा के लिए सेनापति की भूमिका में है स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। एक नजर भूपेंद्र पटेल के अब तक के राजनीतिक सफर पर। नगर पालिका से सियासी सफर शुरू करने वाले भूपेंद्र पटेल 2 बार से गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ही 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने गढ़ में प्रचंड जीत हासिल कर लगातार 7वीं बार सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा था। 2017 में भूपेंद्र पटेल ने पहली बार घाटलोडिया विधानसभा का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 1,17,000 वोटों से जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद आनंदीबेन पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक वो इस पद पर बनी रही। इसके बाद विजय भाई रूपाणी ने ये जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 2021 में उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा। इस दौरान अचानक भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया। भूपेंद्र आनंदीबेन पटेल के करीबी रहे हैं। भूपेंद्र आनंदीबेन की सीट से ही पहली बार विधायक बने थे। रूपाणी के 11 सितंबर 2021 को इस्तीफा देने के बाद 12 सितंबर को गांधीनगर में हुई बैठक में पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया। 13 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल ने पहली बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनावों में भाजपा ने दोबारा जीत हासिल की। भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री का पद मिला। गुजरात में भाजपा के बड़े जनाधार के पीछे एक और वरिष्ठ नेता CR पाटिल की भूमिका को बेहद अहम माना जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी भी माना जाता है। आइए एक नजर भाजपा के लिए गुजरात के सेनापति की भूमिका निभाते आए भाजपा नेता CR पाटिल के अब तक के सियासी सफर पर डालते हैं।
सीआर पाटिल वर्तमान में गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गुजरात पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सीआर पाटिल 1989 में सूरत में भाजपा में शामिल हो गए, जहां उन्हें सूरत शहर भाजपा के कोषाध्यक्ष और फिर सूरत शहर भाजपा के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वे सबसे पहले 2009 में नवसारी से लोकसभा पहुंचे थे। 2014 में भी वे इसी सीट से लोकसभा पहुंचे। 2019 में नवसारी सीट से ही लगातार तीसरी बार पाटिल संसद पहुंचे और सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी दर्ज किया। सीआर पाटिल ने 6,89,668 वोटों के भारी अंतर से विजय हासिल की थी। 20 जुलाई 2020 को भाजपा आलाकमान ने सीआर पाटिल को गुजरात भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सीआर पाटिल ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सीआर पाटिल पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें नवसारी सीट से ही अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा के विजय रथ को और गति और शक्ति देने का काम कर रहे हैं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मांडविया को गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जमीनी राजनीति पर मांडविया की पकड़ ने उन्हें एक सशक्त नेता के तौर पर स्थापित किया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में मतदाताओं से भाजपा को वोट देकर कमल खिलाने की अपील की और उसका असर गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर पहले से ही दिखने लगा, जहां मुख्य विपक्षी कांग्रेस का फॉर्म खारिज हो गया तथा अन्य सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में भी 10 सबसे बड़ी जीत में 3 अकेले गुजरात से थी। ऐसे में गुजरात में डबल इंजन सरकार का विकास मॉडल मोदी मैजिक फैक्टर एक बार फिर भाजपा को अपने गढ़ के लिए आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं। तो गुजरात के सियासी संग्राम में भाजपा का कमल, पहला कमल तो खिल चुका है, लेकिन फिर भी गुजरात की सियासत पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक। बहुत बहुत स्वागत जपन जी। सीधा सवाल मेरा यही है, पिछले 2 बार की तरह क्लीन स्वीप की तैयारी में है भाजपा गुजरात में। ऐसी स्थिति में क्या गुजरात की जनता फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल पर भरोसा जताएगी? यहाँ देखिए, चुनाव में प्रमुख मुद्दा यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ की एक बिजनेस कम्युनिटी भी है, गुजरात को बिजनेस और ट्रेडिंग स्टेट भी कहा जाता है। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक डिसिसिव लीडरशिप हो, एक स्थिर सरकार हो, एक मजबूत सरकार हो, तो उसी के पक्ष में गुजरात ने पिछली 2 बार भी यहाँ मतदान किया था और इस बार भी करीब करीब उसी दिशा में हम जाता हुआ देख रहे हैं चुनाव को। इसके साथ साथ ये भी है कि जो माइक्रो लेवल के कुछ इश्यूज भी है जो यहाँ पे चलते हैं, जैसे कांग्रेस प्रयत्न करती है कि कहीं पे कास्ट का कार्ड प्ले किया जाए, कहीं पे कुछ कम्युनिटी का कार्ड प्ले किया जाए, कहीं पे कुछ एजिटेशन का फायदा उठाया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी की लीडरशिप 5 साल की जो स्टेबल गवर्नमेंट, ये सब पे हमेशा भारी पड़ती आई है और इस बार भी करीब करीब वही वातावरण है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आप, हम ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि मनसुख मांडविया और गृह मंत्री अमित शाह, सीआर पाटिल, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, लेकिन बावजूद जो बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। ऐसे में गुजरात के रण में भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए संग्राम के सेनापति। मैच कौन क्लोज करे? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं संग्राम के सेनापति और आइए अब एक नजर डालते हैं गुजरात में कांग्रेस के सेनापतियों पर। गुजरात के सियासी संग्राम की बात करें तो यहां बीते 2 लोकसभा चुनाव में खाता खोलने में विफल रही कांग्रेस इस बार यहां आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। राज्य में अपनी साख बचाने की आस लगाई कांग्रेस के लिए लोकसभा रण में सेनापति की भूमिका में हैं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल। एक नजर कांग्रेस के इस वरिष्ठ सेनापति के राजनीतिक सफर पर। गोहिल 4 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। गोहिल वर्तमान में गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। शक्ति सिंह गोहिल 2008 से 2012 तक गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात विधानसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका भी निभाई है। गोहिल 1995 से 1998 तक विधानसभा में मुख्य सचेतक के पद पर रहे थे। जून 2020 में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति सिंह गोहिल को गुजरात से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। इस तरह गोहिल पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। गोहिल की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उन्हें राज्यसभा में कई समितियों का सदस्य भी बनाया गया। इनमें प्रमुख रूप से लोक लेखा समिति तथा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद जब आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस में बदलाव करना चाहा, तब गोहिल का नाम ही सबसे ऊपर आया। अंततः कांग्रेस आलाकमान ने 9 जून 2023 को शक्ति सिंह गोहिल को गुजरात कांग्रेस का प्रमुख बनाया। अपनी खोई हुई साख को बचाने की चुनौती से जूझती कांग्रेस को गुजरात में एक और सेनापति अमित भाई चावड़ा से भी उम्मीद है। एक नजर अमित भाई चावड़ा के राजनीतिक सफर पर। चावड़ा पार्टी में उप पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता रहे हैं। वे अंकलाव विधानसभा क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के सदस्य भी हैं। 2004 और 2007 में उन्हें बोरसद विधानसभा क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के लिए चुना गया। 2012, 2017 और 2022 में भी उन्होंने अंकलाव विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। 2018 से 2021 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। अमित चावड़ा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आणंद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। क्षेत्रीय तौर पर चावड़ा की लोकप्रियता क्या पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में भी जन समर्थन दिलाने में सक्षम हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में भाजपा के बड़े जनाधार के बीच गुजरात में बीते 2 आम चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन से उबरने की आस लगाई कांग्रेस के लिए इस लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा हो पाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। वरिष्ठ पत्रकार जपन पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जपन जी, सीधा सवाल यही है कि कांग्रेस के पास गुजरात में खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में जो कांग्रेस के सेनापति हैं, क्या वो गुजरात में कांग्रेस को जीत दिलाने में सफल हो पाएंगे? वो प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने मजबूत उम्मीदवार खड़े करने का भी प्रयत्न किया है, जो लोकली मजबूत हो, कोई विधायक हो, कोई जैसे अमित चावड़ा है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो। तो इस तरह से कोई ट्राइबल एरिया में हो, फॉर्मर एमपी हो, वहां का कोई चुना हुआ एमएलए हो, तो दे हैव मेड देयर एफर्ट्स कि वो एक कड़ी फाइट दे। लेकिन गुजरात में कांग्रेस फिर भी जानती है पिछले 2 लोकसभा चुनाव के परिणाम, और लोकल इश्यूज पे कांग्रेस ज्यादा फोकस करती है। अपनी कमिटेड वोट बैंक पर भी उन्होंने फोकस बढ़ाया। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने आदिवासी विस्तार में से न्याय यात्रा निकाली थी, और प्रियंका गांधी ने रैली भी वही की उसी एरिया में। लेकिन नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, सन ऑफ सॉइल, जिनको गुजरात की प्रजा ने एक संगठन में काम करते हुए गुजरात बीजेपी के महामंत्री के तौर पे देखा था, फिर मुख्यमंत्री के तौर पे देखा, फिर प्रधानमंत्री के तौर पे देखा, एक कवि के तौर पे भी देखा है। उनकी गुजराती में पोएट्री की बुक्स भी है नरेंद्र भाई के, ऑथर के तौर पे भी देखा है। कई नरेंद्र भाई के डायमेंशंस देखे हैं, और एक प्रूवन लीडरशिप अगर वो है तो वो कांग्रेस के सारे ही प्लान पे भारी पड़ता हुआ पिछले 2 चुनाव में दिखाई दिया है। विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया है, लोकल इलेक्शंस में भी दिखाई दिया है। अब इस बार क्या होगा ये तो परिणाम ही बताएंगे। ठीक है जपन जी, बने रहे हमारे साथ। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फिर संग्राम की चुनौती में संग्राम के सेनापति पर बात आगे बढ़ाएंगे। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं संग्राम के सेनापति। जपन जी, सीधे तौर पर देखिए, बड़ी बात यह भी है कि जब हम नेतृत्व की बात करते हैं तो उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है। क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा आकर्षक या फिर प्रभावशाली नेतृत्व नहीं है गुजरात में? ये बड़ी वजह है क्या? जी देखिए, गुजरात में वैसे गुजरात स्पेसिफिक नेतृत्व पे कांग्रेस ज्यादा नहीं चलती है। यहाँ पे ऐसे कोई लीडर्स भी नहीं देखे गए। अहमद पटेल कभी थे, अर्जुन मोढवाडिया भी थे जो अभी बीजेपी में आ गए हैं। तो ये दो बड़े लॉस तो कांग्रेस को पिछले कुछ सालों में हुए हैं। शक्ति सिंह गोहिल प्रयत्न कर रहे हैं कि मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने का उन्होंने प्रयत्न किया है लोकल लेवल पर। ठीक है। और बाकी तो वो लोग डेटा पे चल रहे हैं कि किस सीट में हम कम वोट से हारे। अब कम वोट भी 1.25 लाख का मार्जिन तो कम से कम था पिछले इलेक्शन में लोकसभा में गुजरात में। तो किस सीट में हम कम वोट से हारे, वहां पर हम ज्यादा प्रयत्न करें। तो वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं कुछ ऐसी सीटों एक छोटा सा सवाल, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में है वहां पर कांग्रेस, क्या लगता है कि जो वोट प्रतिशत है इस रणनीति के तहत वो बढ़ पाएगा कांग्रेस का? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो आम आदमी पार्टी हमेशा कांग्रेस के रिप्लेसमेंट में ही आगे बढ़ी, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या गुजरात में सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 27 सीट आम आदमी पार्टी ने पाई हो, या फिर यहाँ पे लोकल इलेक्शन या विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जो भी जीत हुई है, बीजेपी के वोट को रिप्लेस करके नहीं हुई है, सिर्फ कांग्रेस के वोट को रिप्लेस करके हुई है। तो एक जो डिवीजन पिछली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच में देखा गया, वो डिवीजन शायद एड्रेस होगा क्योंकि अब अलायंस है तो, लेकिन वो उतनी संख्या में नहीं पहुंचता है कि 26 में से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत पाए या कुछ अच्छा। ऐसे में भाजपा की स्थिति को आप कितना मजबूत देख रहे हैं गुजरात में? देखिए, भाजपा का इस बार क्षत्रिय एजिटेशन यहाँ पे है, तो उसकी वजह से बीजेपी का जो 5 लाख वोट का मार्जिन का जो टारगेट है वो शायद कई सीटों पे सिद्ध ना हो, ऐसा लग रहा है। क्षत्रिय समुदाय का एक एजिटेशन है, हालांकि काफी माइक्रो लेवल पर बटा हुआ है, और उन लोगों का एजिटेशन एक व्यक्ति के ही खिलाफ है, प्रधानमंत्री के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ रिजल्ट में आता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी बीजेपी के लिए जब प्रधानमंत्री का चेहरा हो तब मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़े प्रश्न है। आखिरकार इलेक्शन वहीं पे आके रुकेगा। ठीक है, तो क्या गुजरात में कांग्रेस अपनी खोई हुई जो साख है उसको बचा पाएगी, या फिर तीसरी बार गुजरात में भाजपा क्लीन स्वीप करेगी? ये 7 मई को जब वहां पर मतदान होगा, उसके बाद 4 जून को इसका परिणाम सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जतन पाठक जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संग्राम के सेनापति की चर्चा को इसी के साथ यहीं विराम देते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।